Hello everyone. So today we are starting our term 2 portion, that is employment. So as you all are knowing the meaning of employment, it is the basic problem of our country that number of persons are more but employment is less, and due to that our country, हमारी जो कंट्री है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है पॉवर्टी की, क्योंकि में ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों के पास जॉब्स नहीं है। तो जब लोगों के पास जॉब नहीं होती तो वो क्या कहलाते हैं, अनएम्प्लॉयड और बेरोज़गार, और जिनके पास जॉब होती है वो कहलाते हैं एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब कितने लोगों के पास जॉब्स हैं हमारी कंट्री में। हमारा न्यू चैप्टर एम्प्लॉयमेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट है हु इज़ अ वर्कर। वर्कर कौन है? वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। वर्कर वो पर्सन होता है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में काम करता है, मतलब कुछ भी बनाने का काम करता है। तो जो भी पर्सन कुछ भी बनाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्कर। मीन्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है या कुछ भी प्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट वर्क कर रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वर्क कर रहा है। तो वो पर्सन जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है उसको हम कहते हैं वर्कर। वर्क प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन जो है वो वैल्यू एडिशन करती है गुड्स में। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? हमने रॉ मटेरियल अगर ख़रीदा 100 रुपीज़ का, तो हम वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि हमने कपड़ा ख़रीदा है शर्ट्स का और वो हमने 100 रुपीज़ का ख़रीदा है, और जब हम शर्ट्स स्टिच करवा के सोल्ड आउट करेंगे तो हम उसको 250 300 में बेच रहे हैं। तो हम उतने में तो बेच नहीं रहे हैं, हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। अगर हम 250 में बेच रहे हैं तो हमने 150 की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी, तो उसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन करना। तो वर्कर्स काम करते हैं और हम वैल्यू एडिशन करके गुड्स को बेचते हैं। तो जब हमें अगर अपनी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी रहती है तो हम ये सारी वैल्यू एडिशंस को ऐड करते हैं, तो हमें हमारी कंट्री की नेशनल इनकम पता लग जाती है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट अ वर्कर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक वर्कर, एक मज़दूर वो होता है जो वैल्यू एडिशन का काम करता है, और वो वैल्यू एडिशन का काम करता है मतलब वो चीज़ों की वैल्यू बढ़ाता है, और जब चीज़ों की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है जब हम अपना खुद का बिज़नेस चालू कर लेते हैं, या हम खुद अपना कोई काम कर रहे हैं। जैसे हमने अपनी टेलर की शॉप खोल ली, बुटीक की शॉप खोल ली, या अपनी कोई ग्रॉसरी की शॉप खोल ली, पार्लर खोल लिया, तो जहाँ हम अपना खुद का कोई बिज़नेस चालू कर रहे हैं और उसको कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। और हायर्ड वर्कर्स जब हम किसी के अंडर काम करते हैं, कोई हमें अपॉइंट करता है, उसके बदले में वो हम सैलरी देता है, तो उसको कहा जाता है हायर्ड वर्कर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि जब हम खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। इसीलिए आपको बुकिश लैंग्वेज में कहा है These are those workers who are engaged in their own business और own profession। ये वो पर्सन होते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं या खुद का प्रोफेशन करते हैं। खुद का प्रोफेशन मतलब खुद ने अपना क्लिनिक खोल लिया डॉक्टर ने, या खुद लॉयर ने अपना ऑफिस खोल लिया। तो ये चीज़ें कहते हैं जहाँ हम अपना खुद का प्रोफेशन करने लगते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्ज़ाम्पल, फार्मर अपने खुद के फार्म में काम कर रहा है, फैक्ट्री वाले पर्सन ने खुद की फैक्ट्री खोल ली, तो ये सारी चीज़ें कहलाती है सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? ये वो वर्कर्स होते हैं जो किसी के यहाँ काम करते हैं। जब हम किसी के यहाँ काम करते हैं तो वो हमें उसके बदले में सैलरी और वेजेस देते हैं। तो वो चीज़ जहाँ हमें किसी के यहाँ काम करने के बदले में हमें सैलरी और वेजेस मिलती है, तो उन पर्सनस को कहा जाता है हायर्ड वर्कर्स। जैसे टीचर स्कूल में काम कर रही है तो टीचर को क्या कहा जाएगा? हायर्ड वर्कर। स्कूल वाले उनको सैलरी देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ओके, कैजुअल एंड रेगुलर वर्कर्स।
कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं और रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं? बाय द नेम ओनली इट इज़ अंडरस्टैंड। कैजुअल मतलब जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती, जिनके पास टेम्परेरी बेसिस जॉब है। आज आपको काम मिला, कल श्योरिटी नहीं है कल आपके पास जॉब है कि नहीं है। जैसे मज़दूर होते हैं, घर बनाने वाले, उनको काम रोज़ का मिलता है। तो ऐसे मज़दूर जिनके पास रेगुलर बेसिस का काम नहीं होता, तो वो कहलाते हैं कैजुअल वर्कर्स, जिनको डेली वेजेस कहते हैं। जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं होती, फिक्स जॉब नहीं होती, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि उनको फ्यूचर में ग्रेच्युटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, उनको कहा जाता है कैजुअल वर्कर्स। ग्रेच्युटी का मतलब होता है बेटा कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमें बहुत सारा लमसम मनी मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेच्युटी। पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद हमें पर मंथ जो मिलता है उसको कहते हैं पेंशन। प्रोविडेंट फंड, हमारी सैलरी से जो पैसा हटा के काटा के रखा जाता है उसको कहा जाता है प्रोविडेंट फंड। तो ये सारी चीज़ें हमें रिटायरमेंट होने पे मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड पेंशन। ये हमारी सैलरी का ही हिस्सा होता है, जो हमें अभी पूरी सैलरी नहीं दी जाती, कुछ पर्सन हमारी सैलरी में से काट के रखा जाता है, फ्यूचर में हमें मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। सो कैजुअल वर्कर्स को ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती क्योंकि उन लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। जिनके पास परमानेंट जॉब्स होती हैं तो उनको रिटायरमेंट होने पर ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और जिनके पास परमानेंट जॉब्स नहीं होती, जिनके पास श्योरिटी नहीं है, आज उनके पास काम है कल नहीं है, तो उनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो वो वर्कर्स कहलाते हैं कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स कौन कहलाते हैं? दीज आर परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर, मतलब इनको परमानेंटली सैलरी देनी ही देनी है। रेगुलर वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको परमानेंट सैलरी मिलेगी, उनको पेरोल कहा जाता है। दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटी इनकम स्कीम्स, इनको ये सारी सोशल सिक्योरिटी जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलेंगी, मतलब इनको रिटायरमेंट पे पेंशन भी मिलेगी, रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी भी मिलेगी, रिटायरमेंट पे प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। तो वो वर्कर्स जिनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनको कहा जाता है रेगुलर वर्कर्स, और जिनको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती उनको कहा जाता है कैजुअल वर्कर्स। होप these all topics are clear. Now, casual workers are unskilled workers, like a worker working in a construction site. Unskilled workers और skilled workers क्या होते हैं? अनस्किल्ड वर्कर्स जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, जो नए नए फ्रेशर्स होते हैं, जिनको प्रॉपर मालूम नहीं होता कैसे काम करा जाता है, तो उनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको कहा जाता है अनस्किल्ड वर्कर्स। और स्किल्ड वर्कर्स जिनके पास प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको कहा जाता है स्किल्ड वर्कर्स। तो जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग उनको मिलती रहती है, उनका स्किल बढ़ता रहता है, तो दे आर कमिंग अंडर अ स्किल्ड वर्कर्स, एंड कैजुअल वर्कर्स आर कमिंग अंडर अ अनस्किल्ड वर्कर्स। सो टाइप ऑफ वर्कर्स, अभी हमने टॉपिक पढ़ा, जो हमने 4 टाइप के वर्कर्स पढ़े: सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। सबके मीनिंग सबको क्लियर हो गए हैं? So now we are starting our next topic, that is labor supply, labor force, workforce, unemployment and participation rate. See, labor supply refers to the amount of labor that the workers are willing to offer corresponding to a particular wage rate. मतलब जो आपको particularly wage rate बोला गया है, आपको कहा गया है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप 6 घंटे काम करोगे। यू मे बी एबल टू वर्क 10 आवर्स, तुम 10 घंटे काम कर सकते हो, बट विलिंग टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर्स अ डे एट अ पर्टिकुलर वेज। मगर तुम जो वो तुम्हें सैलरी दे रहा है उस सैलरी में तुम बस 6 घंटे काम करना चाहते हो। तो वो लेबर्स जो आपको जिस हिसाब से सैलरी मिल रही है उसमें बस आप इतने घंटे काम करना चाहते हो, तो उन लेबर्स को कहा जाता है लेबर सप्लाई। इनको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मैन एंड आवर्स ऑफ अ डे, मतलब ये कितने घंटे काम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल कहा गया है एक पर्सन को 8 घंटे काम करना है, तो उसके हिसाब से उनको वेज रेट दी जाती है। तो 1 घंटे में जितने लेबर्स को काम करना है उसके हिसाब से जितने लेबर्स हमारे यहाँ रेडी है उनको कहा जाता है लेबर सप्लाई। एंड लेबर फोर्स क्या होती है? लेबर फोर्स का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग,
मतलब एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं जितनी भी सैलरी है, नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, मतलब वो वेज रेट के हिसाब से अपने आप को डिसाइड नहीं कर रहे, करेंटली जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको कहा जाता है लेबर फोर्स. देन workforce is the number of person actually working and does not account for those who are willing to work but not working. workforce का मतलब होता है लेबर फोर्स. लेबर फोर्स मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट विलिंग टू वर्क, मगर जो काम करना चाह रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है. लेबर फोर्स का मतलब है जो काम करने के लिए तैयार हैं. वेज रेट नहीं, किसी भी सैलरी में जो पर्सन काम कर रहे हैं और काम करने को तैयार हैं उनको कहा जाता है लेबर फोर्स. जैसे हम कह रहे हैं आज पर पर्सन पर डे 500 रुपये है, तो 500 रुपये सैलरी में एक्चुअली जितने लोग काम कर रहे हैं और जो इस सैलरी में काम करने के लिए तैयार हैं वो सारे लोग क्या कहलाते हैं? लेबर फोर्स. एक्चुअली वर्किंग एंड विलिंग टू वर्क, both are called as labor force at current wage rate. बट अगर इस लेबर फोर्स में से जो अभी एक्चुअली काम नहीं कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए तो जो बस काम कर रहे हैं वो क्या आ जाएगी? वर्क फोर्स. तो वर्क फोर्स मीन्स एक्चुअली वर्कर्स जो अभी वर्कआउट कर रहे हैं करेंट वेज रेट पे. अनएम्प्लॉयड वो पर्सन जिनके पास काम नहीं है. तो लेबर फोर्स में से अगर हम वर्क फोर्स को हटा दें, मतलब जो विलिंग और नॉट विलिंग वाले हैं उनमें से विलिंग को हटा देंगे तो बचे क्या? जो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं और जिनके पास जॉब नहीं है. तो जिनके पास जॉब नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अनएम्प्लॉयड. तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो काम करना चाह रहे हैं बट तो भी उनको जॉब नहीं मिल रही है तो वो कहलाते हैं अनएम्प्लॉयड. पार्टिसिपेशन रेट क्या रहता है? हमारी जो टोटल वर्कफोर्स होती है, वर्कफोर्स मतलब एक्चुअली जो काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो काम कर रहे हैं उनको हम अपनी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें और इनटू 100 कर दें तो जो आएगा वो आ जाएगा पार्टिसिपेशन रेट. मतलब इतने लोग अभी काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी कंट्री की इनकम में. तो ये सारी चीज़ें समझ में आई. लेबर फोर्स का मतलब आज जैसे 100 रुपये सैलरी है तो 100 रुपये सैलरी में 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं और 50 और रेडी हैं काम करने को तैयार इस सैलरी में, बट हमारे पास काम नहीं है. तो टोटल 150 लोग 100 रुपये में काम करने को तैयार हैं. तो ये टोटल क्या कहलाएगी? लेबर फोर्स. इसमें से जो काम नहीं कर रहे हैं, 50 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको अगर हम हटा दें तो जो काम करने वाले बचे 100, इसको क्या कहा जाएगा? वर्क फोर्स. और वो जो 50 हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, वो कहलाएंगे अनएम्प्लॉयड. और जो काम कर रहे हैं 100, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अपनी कंट्री का पार्टिसिपेशन रेट. नाउ साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया. साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया करेंटली हमारे यहाँ 473 मिलियंस पर्सन है. मीन्स 47 करोड़ 3 लाख पर्सनस अभी हमारी कंट्री में है, जिसमें से 70% वर्कफोर्स है, जिसमें मेल वर्कर्स कितने हैं? 30%, बचे कुछ फीमेल और चाइल्ड वर्कर्स हैं. फिर 75% वर्कफोर्स में से ज़्यादातर कहाँ मिलती है? रूरल एरिया में. 25% बस अर्बन एरिया में मिलती है. फीमेल वर्कफोर्स जो है 25% में से पूरी 20% फीमेल आ जाती है. तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि हमारी कंट्री में वर्कर्स कितने, कहाँ ज़्यादा हैं. तो ज़्यादा कहाँ है? रूरल एरिया में. वाई इज़ बल्क ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल बेस्ड. ज़्यादातर वर्कर्स जो है रूरल एरिया में क्यों पाए जाते हैं, क्यों होते हैं रूरल एरिया के? बिकॉज बल्क ऑफ जॉब्स आर इन रूरल एरियाज. डज इट मीन बल्क ऑफ आर GDPs? मतलब अगर हम कहें बहुत सारी जॉब रूरल एरिया में है तो इसका मतलब क्या GDP हमारी रूरल एरिया से निकलती है, बढ़ती है? नहीं. क्या है एक्चुअली? ज़्यादा लोग फार्मिंग में लगे रहते हैं या खुद की फैमिली बिजनेस, अलाइंड एक्टिविटीज़, जानवरों को पालने वगैरह में लगे रहते हैं. जो चीज़ हमारी GDP बढ़ाती तो नहीं है, मगर हमें लगता है सारे लोग काम कर रहे हैं, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं. भले ही गांव से रूरल एरिया से इनकम तो बहुत कम होती है, मगर ज़्यादा लोग काम करने लगे रहते हैं तो उनकी इनकम बहुत कम होती है, इसलिए वो पुअर कहलाते हैं. तो वर्कर्स ज़्यादातर कहाँ होते हैं? रूरल एरिया में.
क्योंकि उनके पास वहाँ पे परमानेंट जॉब्स नहीं होती. Now next topic, rate of participation across rural and urban area. तो रूरल और अर्बन एरिया में कैसा पार्टिसिपेशन रेट है. जैसे आपको एग्ज़ाम में यही टेबल आ सकता है, इस टेबल को दे दिया जाएगा और बोलेंगे बताइए. तो आपको बताया है कि 2017 ये आपको अलग अलग टेबल दिया, 2017-18 का रूरल एरिया, अर्बन एरिया और टोटल पॉपुलेशन. रूरल एरिया में मैन 51% है, वुमेन 17, और अर्बन एरिया में मैन है 53% और वुमेन है 14.2%. टोटल आपके टोटल पॉपुलेशन कहाँ है, मैन की ज़्यादा है और वुमेन की कम. मतलब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन अर्बन एरिया में टोटल 33% है और रूरल एरिया में 35% है. तो अर्बन एरिया में 53% मैन है, बाकी वुमेन है. तो हमारा टोटल बन जाता है 33.9%. तो ओवरऑल ये रेट दिया है जो हमें क्या बताता है, हाई डिपेंडेंसी रेशो. हाई डिपेंडेंसी रेशो मतलब हमारा नेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. प्रोडक्शन कौन कितनी करेगा ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं. हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. काम करने वाले तो ज़्यादा हैं मगर प्रोडक्शन कम हो रही है. फिर हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरिया. रूरल एरिया में ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं बट देन ऑल्सो उनको सैलरी वगैरह अच्छी नहीं मिलती है. सो वाइल अर्बन एरिया में 14% औरतें ही काम कर रही हैं बट आउट ऑफ 100 अर्बन वुमेंस आपकी 14 वुमेंस बस काम करती हैं वहाँ पे. रूरल एरिया में अभी भी एजुकेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, अर्बन एरिया में है बट ये डिफरेंस थोड़ा सा कम होता जा रहा है. तो एंट्री इनटू जॉब विदाउट एजुकेशन इज़ नॉट पॉसिबल. प्रोडक्शन कम हो जाती है अगर एजुकेशन नहीं होगी. एजुकेशन नहीं होगी तो आप काम ज़्यादा अच्छे से नहीं करोगे तो आपको वेजेस भी कम मिलेंगे. फिर आपको हमेशा आपका फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. इसलिए एजुकेशन मस्ट है, जो वुमेंस को कम मिलती है और बॉयज़ को ज़्यादा मिलती है. Hope all these topics are clear to everyone. So our next topic is distribution of workers by region and gender. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, जैसा कि आपको ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स दिया है कि कितने वर्कर्स आपके किस एरिया में कितने हैं. अभी आपने पढ़ा 4 टाइप के वर्कर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स और रेगुलर सैलरीड वर्कर्स. सो इसमें आपको ऑरेंज कलर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ब्लू कलर रेगुलर सैलरीड है एंड ग्रीन कैजुअल है. देखिए एक अर्बन का ग्राफ है, एक रूरल का ग्राफ है, दोनों में पॉपुलेशन सेम है बट देन ऑल्सो रूरल एरिया में कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा हैं, मतलब परमानेंट जॉब्स उनके पास नहीं है. रेगुलर सैलरीड रूरल में कम है, मतलब फिक्स जॉब्स तो है ही नहीं, बहुत ही कम है. ज़्यादातर लोग किस में है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में है. जबकि अर्बन एरिया में कैजुअल वर्कर्स कम है, मतलब टेम्प्रेरी जॉब्स वाले कम हैं. रेगुलर वाले ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ कंपनीज होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं जहाँ परमानेंट जॉब्स मिल जाती है. और आपके फिर बाकी जो बचे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. सो इससे हमें ये पता लग रहा है कि रूरल एरिया में किसका रेशो ज़्यादा है, रेगुलर सैलरीड का, और अर्बन एरिया में किसका रेशो ज़्यादा है, सेल्फ एम्प्लॉयड का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री. आपको मालूम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है. 3 सेक्टर्स में हमारा ऑक्यूपेशन डिवाइड है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. तो ये तीनों सेक्टर्स को कंबाइन करके जो सेक्टर बनता है उसको कहा जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में टोटली 8 इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं. 3 मेजर आपकी एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कमिंग अंडर प्राइमरी सेक्टर, मतलब डिगिंग का काम जो करती है, नेचुरल रिसोर्सेज की जो चीज़ें हैं उनको किस में कहते हैं, प्राइमरी सेक्टर. फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन किस में आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग किस में आ जाती है आपकी, सेकेंडरी सेक्टर. और ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज किस में आ जाती हैं, टर्शरी सेक्टर में. तो जिसमें आपका परसेंटेज वर्कर्स का किस में है,
टर्शरी सेक्टर में 31% है, सेकेंडरी सेक्टर में 24% है और 44% आपका प्राइमरी सेक्टर में लोग लगे हुए हैं। ज़्यादा वर्कर्स हमारे किस में एंगेज हैं? प्राइमरी सेक्टर में। और अब टर्शरी सेक्टर मीन्स ट्रेड कॉमर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड देन लास्ट आपका है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आपके सबसे कम लोग हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बताई गई है कि रूरल एरिया में कितने वर्कर्स किस सेक्टर में लगे हैं और अर्बन एरिया में कितने वर्कर्स किस सेक्टर में लगे हैं। तो ये आपको जैसा कि ग्राफ में बताया है कि रूरल एरिया में ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में मतलब एग्रीकल्चर वर्क में लगे हैं। फिर आपके सेकेंडरी सेक्टर मींस इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ चालू है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ चालू है रूरल एरिया में। एंड देन टर्शरी सेक्टर तो रूरल एरिया में कम ही है, परमानेंट जॉब वाले वहाँ पे कम रहते हैं। और आपके अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा कौन है? टर्शरी सेक्टर, जॉब पर्सन। और फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर और सबसे कम है आपके प्राइमरी सेक्टर वाले लोग वहाँ पे। फिर आपको कंपैरिजन ग्राफ दिया है मेल और फीमेल्स में, तो किस फैक्टर में किस सेक्टर में कौन से पर्सन्स ज़्यादा हैं। तो मेल सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, देन मेल आपके टर्शरी सेक्टर में इंगेज है एंड देन आपके सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज है। सेम विथ फीमेल्स, फीमेल सबसे ज़्यादा किस में इंगेज है? प्राइमरी में, फिर आपकी टर्शरी में एंड देन फिर सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये आपको पूरा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया है। अब आप रीड करेंगे, अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। Keep studying.